अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल हक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिजनेस टॉक। जैसे कि हम हर प्रोग्राम में आपको ये बताते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम बिज़नेस को, प्रोजेक्ट को, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। इसीलिए हम आज इस वक्त एक डेयरी फार्म पे मौजूद हैं जो कि भैंस कॉलोनी में है। अच्छा, इस डेयरी फार्म में हमारे साथ एक शख्सियत हैं जिनका मैं तारुफ आपको बाद में कराऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये डेयरी फार्म पे जो हम मौजूद हैं इसकी कोई बहुत सारी ख़ास वजूहात हैं। उसमें क्या है, तो सबसे पहले हम आपको ये दिखाएंगे कि किस सफाई से ये दूध चुहाई होता है और दूध किस तरीके से आगे सप्लाई होता है, ये तमाम चीज़ें। और इसके अलावा जो आने वाली बकरा ईद में जो माल बिकता है और किस तरीके से ये सारा सिस्टम चलता है, वो तमाम चीज़ें हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि दूध की बढ़ती हुई कीमतें, क्या वजूहात हैं, क्या हुकूमत किस सतह पे काम कर रही है और ये डेयरी फार्मर किस सतह पे काम कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जो इस वक्त शख्सियत मौजूद है, डेयरी एंड केटल फार्म एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर जनाब शाकिर उमर गुजर साहब। तो जनाब शाकिर उमर गुजर साहब से बहुत सारी हमें बातें करनी है, तो आइए मिलते हैं शाकिर उमर गुजर साहब से। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप ठीक है? फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास। अच्छा सर, बहुत आपका नाम सुना था, तो आप जैसी शख्सियत से हमारे लिए मुलाकात होना बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास और मैं कोशिश करूँगा जितने सवाल आपसे हो सकते हैं मैं पूछने की कोशिश करूँगा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो आप अपना तारुफ़ करवाएं एज ए प्रेसिडेंट। असल में जी, मैं एक वैसे जद्दी पुश्ती डेयरी फार्मर हूँ। मेरा गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक़ है और मैं एक चरवाहे का बेटा हूँ। और हम यहाँ 1965 में हमें जनरल अयूब साहब लाए थे, जब यहाँ हम ये कैटल कॉलोनी बनाई गई। और मेरे वालिद साहब पाकिस्तान की सबसे पहली डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के फाउंडर थे और प्रेसिडेंट थे। उन्हें शहीद कर दिया गया था 1996 में, गोलियां मार दी गई थी। उसके बाद फिर मैंने दोबारा 2017 में इस एसोसिएशन की बुनियाद रखी DCFA की और इसे रजिस्टर्ड कराया और मैं मुल्क भर के किसानों की नुमाइंदगी करता हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इदारों के साथ भी काम कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने किसान को अवेयरनेस दूँ, इस सेक्टर की बेहतरी के लिए अपना हिस्सा डालूँ। मैं अपने मवेशी को जेनेटिकली इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ कि कीमतें ना बढ़ें, पैदावार बढ़े। पर यकीनी तौर पे हमारे इदारों का जो हाल है वो आपके सामने ढका छुपा नहीं है। बिल्कुल। मुताल्लिका इदारों के काम ना करने की वजह से ख़राबी और कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं और मज़ीद कीमतें अब बढ़ने जा रही हैं। मज़ीद कीमतें बढ़ी। सर, कीमतों पे तो बिल्कुल आपसे हमारी बात होगी और तफसील से होगी कि आगे किस तरीके से ये कीमतों का आपका रुझान है, वो हम आगे भी बात करेंगे आपसे। अच्छा सर, जब भी हम बात कर रहे होते हैं हमारे जहन में डेयरी फार्म आता है और जो भी बाड़े आपके सामने आते हैं, जब भैंसों की बात हो रही होती है और जो दूध का एक सिलसिला चल रहा होता है, तो एकदम हमारे जहन में आता है यार सफाई किस तरीके से होगी, जो यहाँ पे जो जिस तरीके से दूध को ले जाया जाता है, ये सारा एक अमल है। तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं। असल में जी, आप ये देखते हैं कि नेशनल मीडिया पे ताज़े दूध के ख़िलाफ़ कैंपेन चंद एक फार्म दिखा के चलाई जा रही है। ऐसा ही है, ऐसा ही। आप ये देखें, आप यहाँ आए हैं यकीनी तौर पे एक पॉजिटिव अपने किसानों की शक्ल दिखाने के लिए आप आए हैं। आपने यहाँ देखा, यहाँ किसी किस्म की गंदगी नहीं है। इसके लिए देखें, मैं आपको बता दूँ, सिंध फूड अथॉरिटी का इसमें बड़ा अहम किरदार है। हमने अपने किसानों को अवेयरनेस दी है। भैंस कॉलोनी का ये पहला मॉडल फार्म हमने बनाया और यकीनी तौर पे तमाम डेयरी फार्म्स ऐसे ही बनने जा रहे हैं। दूध की हैंडलिंग में जो मसाइल थे उन्हें भी दूर किया गया। और हम ये समझते हैं कि हम अपने किसानों को जब अवेयरनेस देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हाइजेनिक दूध शहर भर को और फिर पाकिस्तान भर के जो हमारा सारिफ है वो उन्हें तरसील करेंगे उसकी, और इंशाल्लाह हमारे बच्चे जो ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं डब्बा बंद दूध पी पी के वो बेहतर होंगे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो डब्बा पैक इस वक्त वाकई जो इस वक्त कैंपेन चल रही है, या ज़ाहिर है एक कंपनीज़ अपना काम कर रही हैं कि जो डब्बा पैक दूध है वो उसके बारे में बताया जाता है, तो डब्बा पैक दूध का सिलसिला भी यहीं से जाता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? असल में जी, डब्बा बंद कंपनीज़ हमसे दूध परचेज़ नहीं करती। ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूँ कि वो डेयरी फार्मर से कभी इन्होंने दूध परचेज़ नहीं किया। चंद एक कारपोरेट डेयरी फार्म्स से वो दूध परचेज़ करते हैं
और माजी में जो मीडिया रिपोर्ट्स थी, जो साकिब निसार साहब की कोर्ट में जो चीज़ें पेश हुई, तो उसमें ये बात वाज़ेह हो गई कि कंपनीज ने डेयरी फार्मर्स से 5 लाख लीटर दूध ख़रीदा और 85 लाख लीटर दूध सेल्स किया। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी 80 लाख लीटर दूध कहाँ से बढ़ा। एक कंपनी ने 3 लाख लीटर दूध परचेज़ किया या पैदा किया और 63 लाख लीटर दूध फ़रोख्त किया। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी कि 60 लाख लीटर दूध कहाँ से बढ़ा। तो यकीनी तौर पे छोटे किसान की जो तबाही है वो उससे किसान से दूध ना ख़रीदना, और इन कंपनीज़ को लाइसेंस इसलिए दिए गए थे कि वो अपने किसानों से दूध परचेज़ करें, ना कि वे पाउडर और स्किम मिल्क से दूध बना के डब्बों में बंद करके और हमारे बच्चों को ग़िज़ाई कमी का शिकार करें। बिल्कुल, लेकिन अभी जो कंपनीज़ आ रही हैं उन कंपनीज़ में तो नीचे एक मेंशन किया हुआ है कि भाई ये पीने का दूध है या ये क्रीम है। ये तो बिल्कुल एक अलग चैप्टर हो जाता है, जो कोर्ट मैटर भी हो गया और ये सारा सिलसिला हो गया। बस मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपसे ये पूछूं, क्या इसमें ये जो डब्बा पे एक दूध होता है, इसमें क्या आप लोगों का अमल शामिल होता है? जिस तरीके से आपने कहा आप शामिल नहीं हैं। देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, हम कोशिश ये कर रहे हैं, जैसे कि हमने यूआस यूनिवर्सिटी में अपने किसान भाइयों की, दूध के रिटेलर्स की, इनकी ट्रेनिंग्स कराई हैं मुल्क भर के किसानों की। ज़बरदस्त। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने किसान भाई को, डेयरी फार्मर को एंड यूज़र तक पहुंचा दें। दूध की वैल्यू एडिशन हम करें। जैसे कि डब्बा बंद कंपनियां डब्बे में पैक कर रही हैं, हम पाउच में पैक करके हाइजेनिक दूध सप्लाई कोल्ड चेन के साथ हम शहरियों को तरसील करें उसकी। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि यही दूध इसी तरीके से ही फ्रेश दूध जो है डब्बे के ज़रिए या इस किसी एक पैकिंग के ज़रिए, पाउच के ज़रिए, पास्चराइज और अनपास्चराइज दोनों चिल्ड करके ताकि उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाए, हम शहरियों तक तरसील करें। और इस पर काम होने जा रहा है। इस पर सिंध फूड अथॉरिटी भी काम कर रही है, हम भी, और पंजाब फूड अथॉरिटी भी उस पर काम कर रही है, और मिनिमम पास्चराइज एक्ट लागू हो चुका है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये जिस फार्म पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं, डेयरी फार्म पे, ये तो माशाल्लाह बहुत मुझे बेहतर और साफ़ सुथरा दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है बहुत जल्द जो है ये सारा सिस्टम इसी तरीके से बेहतर हो जाएगा? इंशाअल्लाह ताला जी, ये तमाम डेयरी फार्म्स इंशाअल्लाह आप देखेंगे इसी किस्म की शक्ल होगी उनकी। और तमाम जो यकीनी तौर पर दूध की हैंडलिंग में जो मसाइल थे, ज़ाब्ता अखलाक हमें सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से दिया गया था, उसे हमने फॉलो किया है और चीज़ों को बेहतर किया है। उसकी मिसाल ये आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जब यहाँ पे आना हुआ और आपका ये फार्म देखा तो इस पर मुझे बहुत अच्छा लगा। छोटा मोटा ये आप नाज़रीन आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम डेयरी फार्म पे मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत बेहतर है। अगर जो हमारे आपके जहनों में एक चीज़ बैठी हुई थी कि यार गंदगी होती है या मक्खियाँ होती हैं, देखिए सोचने वाली बात है कि जहाँ फ्रेश चीज़ होगी वहाँ पे थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि गंदगी एक मतलब जो हमें वीडियोस दिखाई जाती हैं या जो हम लोग देखते हैं कि आप लोग दूध लेते हुए हमारे आवाम जो है घबराते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बेहतर अंदाज में ये दूध का जो सिलसिला है ये जारी है, जिस तरीके से आपको हमने दिखाया है, और इसी बेहतर अंदाज में मज़ीद आपके साथ जो है हम बात भी करेंगे और इन चीज़ों के बारे में दिखाएंगे। जिस तरीके से सर मेरी आपसे बात चल रही है और मज़ीद मैं आपसे और भी सवालात करूंगा और आपकी हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, क्योंकि आपसे मुझे बहुत सवालात करने हैं। इस वक्त जिस तरीके से आपने बताया कि एक हमारे अली अकबर साहब हैं जो कि यहाँ के मैनेजर हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा ताकि मुझे ये पता चले कि किस तरीके से यहाँ पे दूध निकालने के बाद की सप्लाई जिस तरीके से होती है वो तमाम तर चीज़ें जो है अली अकबर साहब मुझे बताएँगे। जी अली अकबर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, थोड़ा अपने बारे में मुझे बताएं। मेरा नाम अली अकबर, मैं एचफे डेयरी पे एज ए फार्म मैनेजर काम करता हूँ। ठीक है। और सारी ओवरऑल मैनेजमेंट जो है वो हम ही देखते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। नहीं, आपकी मैनेजमेंट तो मुझे दिख रही है कि माशाल्लाह साफ़ सफाई बहुत बेहतर है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत ये ज़बरदस्त इस तरीके से चले। अच्छा, कितनी आपके पास यहाँ पे जो है वो गाय और कितनी भैंसें मौजूद हैं? ओवरऑल दोनों को मिलाएं तो 250 प्लस हैं। 250? हाँ, 250 प्लस हैं। ठीक है। इसमें आप भैंसों के दूध के साथ जो है गाय का दूध जो है जिस तरीके से मिक्स होता है या वो अलग सप्लाई करते हैं? नहीं, बफेलो की अलग से होती है और काउस की अलग होती है। अच्छा, आपका कहना ये कि जो गाय का दूध है वो अलग होता है और जो है भैंसों का दूध अभी आप बाहर जाएंगे तो वहाँ चिल्लर वाली साइड पे देख सकते हैं कि वो अलग होगा और वो अलग होगा। मतलब आप इसी तरीके से एक सप्लाई अलग अलग सूरत जो है सप्लाई अलग जाती है? हाँ, अलग जाती है हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ से आप कहाँ सप्लाई देते हैं? ये अपने ही देते हैं आप लोगों के अपने डेयरीज होती हैं? नहीं, अपनी डेयरी है, वहीं पे इस्तेमाल डेयरीज होती है। हाँ, वहीं पे ठीक।
तो किस तरीके से आप इनकी किस वक्त तक ये चुवाई आप इनकी करते हैं? चुवाई की टाइमिंग तो फिक्स होती है तकरीबन 3:30 बजे दोपहर में, फिर इसी तरह रात में 3:30 बजे के टाइम पे होती है। ठीक है। विद इन तकरीबन कोई 1.25 घंटे से 1.25-2 घंटे तक तकरीबन जो है मिल्किंग टाइम होता है। इस दौरान फिर जो है वो दूध की जो है शिफ्टिंग हो जाती है। हाँ, चिल्लर में यूज़ कर लेते हैं या तो वैसे ही ठीक गाड़ी के साथ। आप इसके दूध को कंप्लीट करके फिर चिल्लर में डालते हैं। हाँ, और उसके बाद जो है वो दूध की तरसील होती है जहाँ पे दूध ने जाना होता है। टाइमली होता है तो चिलर यूज़ नहीं करना पड़ता। अदरवाइज़ जैसे 3 टाइम चल रहा होता है हमारा, तो वैसे 2 टाइम मिल्किंग हो रही होती है तो वैसे तो चला जाता है ताज़ा, लेकिन 3rd टाइम बीच में आ जाता है तो फिर उसको चिल्लर में इस्तेमाल करना पड़ता है। ज़बरदस्त। तो आप इस सफाई को किस तरीके से मैनेज करते हैं? और इस किस्म की जो आप जब तक मुझे दिख रही है माशाल्लाह बहुत अच्छी सफाई है, तो कैसे मैनेज करते हैं? बहुत शुक्रिया सर। ये तो टीम की जो है ना, हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। हर कोई अपने शेड का सुपरवाइज़र है, लेबर है, हर किसी की जिम्मेदारी दी हुई है। उस हिसाब से जो है ना हर किसी को अपना पॉइंट दिया, भाई आपके हिस्से में है, ये आपके हिस्से में है। तो सफाई सुथराई के हवाले से भी अंदर शेड में अलग बंदे होते हैं, बाहर की जो शेड्स हैं, ये जिस तरह कच्चा दिख रहा है या जो नज़र आ रही है, इसके लिए अलग स्पेशल बंदा है उसका, इसके लिए स्पेशल बंदा है। ठीक है। मतलब मिल्किंग शेड से हट के जो बाहर की आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, जो एरिया नज़र आ रहा है, इनके लिए अलग बंदा है स्पेशली सफाई के लिए मतलब क्योंकि ज़ाहिर है मेन दूध का जब बात हो रही होती है तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो सफाई की होती है। सफाई लाजिम होती है, तो इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इस पे सफाई के मामले में कंप्रोमाइज़ होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, दूध जिस तरीके से यहाँ पे आपने कहा कि दूध की चुवाई होने के बाद चिल्लड़ पे जाता है, चिल्लड़ के बाद आप जो है ये डेयरी फार्मर पे भेजते हैं, ये तकरीबन इस पूरे काम में आपको कितना वक्त लग जाता है? देखिए, तकरीबन 1.5 से 1.25-2 घंटे तो यहीं फार्म में हमारी मिल्किंग होती है। उसके बाद कम से कम कोई 15 से 20 मिनट का दौरानिया आता है, तो गाड़ी आती है, गाड़ी के साथ ही जो है ना ट्रांसफ़र हो जाते हैं। स्टोर नहीं करते हैं आप 2 घंटे 200 भैंसों 200 प्लस की बात कर रहे हैं? नहीं, ओवरऑल तो मिल्किंग पे नहीं है ना हमारे पास, तो सारी है ना, मिल्किंग है, ड्राई है, मतलब छोटे बच्चे से लेकर वो क्लोजअप पीरियड तक हमारे पास पूरा सिस्टम फार्म के अंदर मौजूद है। हम अपने जानवर अपने फार्म पे ही तैयार करते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, आपने बाहर देखी होगी, नर्सरी बनी हुई है, छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से ग्रोवर सेक्शन नज़र आ रहा होगा आपको, ये फर्स्ट यंग स्टॉक नज़र आएगा आप जब बाहर जाएंगे तो। ठीक है। तो ये ओवरऑल मतलब सारी मिल्किंग में नहीं है, जो मैंने आपको फिगर बताया, आपने उस हिसाब से बात की, तो ज़ाहिर टाइम आपको जो है ना कम लग रहा था। तो ये कुर्बानी के जानवर भी हाँ, कुर्बानी के जानवर भी अपने ही हम यहीं पे तैयार, वो भी आप ही तैयार कर रहे होते हैं या वो कोई बस देखें, मैंने कहा ना, हर किसी का अपने ही सेक्शन में अपना सुपरवाइज़र है। बाकी जो है मॉनिटर करना, मैनेज करना जो है वो मेरी जिम्मेदारी है, तो जाहिर है हर किसी को देखना पड़ता है। सही मॉनिटर करना। अच्छा, तो ये तमाम भैंसों और गाय का जो आप दूध निकालते हैं तो वो मशीन के ज़रिए या मैन्युअली भी इसमें? हाँ, मैन्युअली भी यूज़ होती है और मशीन भी यूज़ होती है। मैन्युअली भी करते हैं और मशीन्स भी करते हैं। ठीक है, तो बेहतर आपको क्या लगता है? बेहतर दोनों सेटअप हैं। जहाँ मशीन की ज़रूरत है वहाँ मशीन भी कर लेते हैं, जहाँ पे हाथ वालों की ज़रूरत है, मैनुअल जो चल रहा है वो चला लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस मामले में किसी किस्म की कोई वो कोताही नहीं होती कि क्योंकि सारी ज़िंदगी तो एक हाथ से चुवाई होती रही है और एक मशीन, तो वो जो मशीन होती है उससे उसको प्रॉब्लम नहीं होती जानवर को? नहीं, जानवर तो जो है ना अपनी आदत बना लेता है, बनानी पड़ती है, क्योंकि स्टार्ट में तो जाहिर है जब जानवर को लगाते हैं तो जानवर परेशान भी होता है, हमें भी परेशानी होती है, तो उसको पता लग जाता है कि जी अभी मेरा टाइम हो गया और ये जो है वो स्टार्ट हो जानी है। वाली वो मशीन की आवाज़ हो, बंदे की आवाज़ हो, बस तो जानवर बिल्कुल रिलैक्स होके वो आप रिलैक्स होके आप, आई थिंक आपने देखा भी होगा, वीडियो बनाई है उसमें, तो जानवर किस तरीके से बिल्कुल पुरसुकून खड़ा हुआ है और मिल्किंग हो रही है, उसकी हाथ से नहीं हो रही, मशीन से हो रही है। मशीन की आवाज़ भी है लेकिन उसके बावजूद जानवर जो है सुकून से खड़ा, बिल्कुल बेहतरीन अंदाज से। हाँ, तो ये आदी हो जाते हैं। जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ब्रेक लेना है तो ब्रेक की तरफ जाएंगे। जी नाजरीन, चलते हैं ब्रेक की जानिब। और जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि शाकिर साहब से हमें बहुत सारे सवालात करने, तो अगली नशस्त दोबारा शाकिर साहब के साथ लगाएंगे ब्रेक के बाद आते ही, और उनसे मज़ीद सवालों को जारी रखेंगे। जी नाजरीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सफाई के हवाले से ये आप देख रहे हैं किस तरीके से इस कपड़े को प्रॉपर तरीके से धोया गया है, और धोने के बाद आप ये देख रहे हैं किस तरीके से ये दूध को उसमें डाला जा रहा है ताकि सफाई बरकरार रहे, क्योंकि मकसद सिर्फ एक है, किसी तरीके से दूध जो है वो साफ़ सुथरा रहे।
ये आपके सामने जो है ये आप देख लें, और यहाँ का जो माहौल आप देख लें, ये जो टंकियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं और जिस तरीके से चिलर वगैरह पड़े हुए हैं, ये आप देखें किस तरीके से जो है वो सफाई का ख्याल किया जा रहा है। अच्छा, मकसद हमारे इस प्रोग्राम का ये है कि जो आवाम तक ये दूध पहुंचाया जा रहा है वो किस तरीके से पहुंचाया जाता है और उसमें कितनी सफाई होती है, क्योंकि एक इनके खिलाफ एक मुहिम चल पड़ती है कि ये सफाई नहीं होती, इसमें इस तरीके से जो है गलत तरीके से जो है दूध जो है मिक्स करके मिलावट करके जो है दूध पहुंचाया जाता है दुकानदारों तक, जबकि ऐसा नहीं है। जो हमने देखा और दिखाया जा रहा है आपको प्रॉपर तरीके से ये चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, और मज़ीद इसको और आगे जिस तरीके से हो रहा है तमाम चीज़ें जो है हम आपके सामने शेयर करेंगे ताकि आपको हमारे इस प्रोग्राम में हर चीज़ बेहतर अंदाज में नज़र आए। चलें नाजरीन, आगे चलते हैं। जी नाजरीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपसे ब्रेक से पहले कहा था कि गुज्जर साहब से जो है मज़ीद बात करेंगे और बहुत सारे इंकशाफात इनसे करवाएंगे। तो आइए गुज्जर साहब के पास चलते हैं। जी सर, ब्रेक से पहले बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने आपसे वहाँ पे गुफ्तगू आपसे नहीं हो सकी, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो है वो गुफ्तगू आपके साथ जो हम जारी रखें। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं कि दूध की जो इस वक्त मामलात हैं कीमतों के, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। दूध की जो इस वक्त कीमत चल रही है हमारे पूरे सिंध में, कराची समेत, तो मुझे बताएं कि 200 रुपये इस वक्त दूध की जो कीमत है, क्या आप मज़ीद दूध की कीमत बढ़ाने का इंदिया दे रहे हैं या कुछ जहन बनाया हुआ है आपने, बढ़ाना चाहते हैं? जो पिछले कमिश्नर कराची थे, उन्होंने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेके जो कीमतें मुकर्रर की थी वो गैर मुनासिब थी। और मैं आपको बता दूं, बार बार मैं कहता हूं, दूध की कीमतों का ताल्लुक़ आपकी, मेरी या कमिश्नर कराची की ख्वाहिशात से नहीं है। दूध की कीमतों का जो ताल्लुक़ है वो है बराह रास्त उसके इनपुट से उसका ताल्लुक़ है। इनपुट की कीमत बढ़ेगी, इनपुट से मुराद मेरी अजनास की कीमतें, जानवरों की कीमतें, दीगर चीज़ों की और दीगर अखराजात की कीमतें वो बढ़ेंगी तो आउटपुट की कीमतें बढ़ेंगी, यानी दूध की कीमतें बढ़ेंगी। और जो दूध की कीमतों को कम रखा गया ताकत की बुनियाद पे पिछले दिनों, उससे शहर में गैर मियारी दूध फ़रोख्त हुआ है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 200 रुपये का दूध अगर सप्लाई हो रहा है तो वो उसमें आप राज़ी नहीं थे? नहीं जी नहीं। और मैं आपको बता दूं, दूध की ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जी। देखें, डेयरी फार्मर्स इस वक्त बहुत सरगर्म है दूध की कीमतें बढ़ाने के लिए। मुख्तलिफ डेयरी फार्मर्स के ग्रुप्स मीटिंग्स कर रहे हैं, एसोसिएशन भी मीटिंग कर रही है, और यकीनी तौर पे दूध की कीमतों में 50 रुपये इजाफे का मुतालबा है। और मैं बता दूं आपको, दूध की कीमतों में 1-2-3 दिन में 30 रुपये लीटर का इजाफा। मतलब अभी आपने जो कोशिश की है कि वो 250 रुपये पर लीटर हो जाए, लेकिन ये है कि आप ये चाहते हैं कि कम से कम 30 रुपये जो है वो इजाफा आप करेंगे। डेयरी फार्मर्स का मुतालबा है कि दूध की कीमतों में कम से कम इजाफा 50 रुपये लीटर तक हो, क्योंकि मैं आपको बताऊं, अजनास के साथ मवेशियों की कीमतें भी बहुत बढ़ गई हैं। ज़्यादती नहीं है आवाम के साथ कि 30 रुपये या 50 रुपये कीमत बढ़ जाना? ये हो रही है, ये डेयरी फार्मर्स की जरूरत नहीं है वो ज्यादती करें, क्योंकि उनका ताल्लुक ही नहीं है ना इससे। इनपुट जो कास्ट बढ़ती है वो आपकी हुकूमती पॉलिसीज से बढ़ती है। तो इसमें आप क्या कहते हैं कि हुकूमत आपसे 30 रुपये या 50 रुपये वाली कीमत बढ़ने पे हुकूमत आपके साथ राज़ी है इस बात पे? देखें जी, हुकूमत राज़ी हो या ना हो, वो तो डेयरी फार्मर्स हमेशा एक तरफा ऐलान करते हैं और यकीनी तौर पर वो राइज भी करते हैं। तो अगर हुकूमत इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे तो आपका क्या लाएमल होगा? देखें जी, पूरा मैंने एहतजाज जो है उसका फार्मर्स का हक है, वो करेंगे। बिल्कुल, पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन तो आप हुकूमत से इस मामले पे बैठे हैं, मीटिंग्स हुई हैं आपकी? असल में जी गवर्नमेंट तो देखें संजीदा नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, अजनास की कीमतें जो बढ़ रही हैं शुतरबे मुहार की तरह, मवेशियों की जो कीमतें बढ़ रही हैं, वो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च संजीदा नहीं है, चारों सूबों के महकमा लाइव स्टॉक संजीदा नहीं है, मेयर कराची जो वेटनरी डिपार्टमेंट है संजीदा नहीं है। देखिए, जानवरों की स्लॉटरिंग हो रही है, मादा जानवरों की रोज़ाना 2300 दूध देने वाले ड्राई एनिमल सिर्फ कराची में स्लॉटर हो रहे हैं, और रोज़ाना 1700 कट्टे और बछड़े डे ओल्ड जो बच्चे हैं जानवरों मवेशियों के, वो भी स्लॉटर हो रहे हैं। तो आने वाले वक्त के लिए आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि आपके पास दूध और गोश्त देने के लिए मवेशी मैसर होंगे? सर आपकी देखिए, मैं काट रहा हूँ आपकी बात, कि आज भैंस की कीमत 6 लाख रुपए, इंडिया में 70,000 रुपये। क्यों? आप बयान करें ना वजह।
क्योंकि आपके पास स्लॉटरिंग बहुत है, मवेशी वापस ज़मीनों पे जाते ही नहीं रिसाइकिल होने के लिए। उसके अंदर भी मैं आपको बता दूं वजूहात, वापसी के किराए बहुत बढ़ गए हैं। पाकिस्तान रेलवे ने बोगियां लगानी छोड़ दी हैं जो पीछे माल मवेशी चला जाता था। तो ये तमाम इदारों में मौजूद करप्ट लोगों की वजह से कीमतें बढ़ने जा रही हैं। किसान उसमें कहीं भी कसूरवार नहीं है। सर मुझे सादा अंदाज में बताएं, अभी आपने जो मुझसे जिक्र किया कि कीमतें बढ़ रही हैं भैंसों की, और जो है उसके अलावा इंडिया में इस रेट में बिक रही हैं, और बच्चे जो है स्टार्टर हाउस में जाके वहाँ पे उनकी जो मामलात हो रहे हैं, तो उससे हमारे आवाम का क्या ताल्लुक़ है कि जो आप 30 से 50 रुपये बढ़ाने की बात करें? मुझे सादा अंदाज में बताएं। सादा अंदाज ये है जी, जो अजनास 10 रुपये किलो थे आज वो 100 रुपये किलो। तो जो अजनास आप भैंसों को या गाय को खिला रहे हैं, क्या आप लोगों की वो देने वाली कंपनीज और फैक्ट्रीज जो अजनास दे रही हैं, आपकी उनसे कोई मीटिंग्स या कोई हुकूमती सतह पे बातचीत हुई है? देखिए मैं बताऊँ आपको, ये है डिमांड एंड सप्लाई का खेल। अजनास की कीमतें डिमांड एंड सप्लाई पे हैं। आप देखें आज गंदम फरोख्त नहीं हो रही, 2 महीने बाद वो मिलेगी नहीं। देखें फार्मर को तमाम चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई की मार्केट से परचेज करनी पड़ती, चाहे उनकी कीमतें आसमान पे हों चाहे ज़मीन पे पड़ी हुई हों। और जब महंगे अजनास किसान खिलाएंगे तो यकीनी तौर पे आउटपुट पर उसके असरात आएंगे। गोश्त भी महंगा होगा, दूध भी महंगा होगा। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात का, अपने मवेशियों की ज़रूरियात का 45% चारा और अजनास पैदा करता है, और वो चारा और अजनास भी आप मिडल ईस्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो अजनास के बाय प्रोडक्ट्स है उसकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी होनी चाहिए। चंद डॉलर्स के एवज, चंद टकों के एवज ये हमारी हुकूमत ऐसी पॉलिसीज़ बनाती हैं कि वो अजनास एक्सपोर्ट हो जाते हैं और किसान को इंपोर्ट करना पड़ता है। जब वो इंपोर्ट करेगा, अब देखें ना, पाम कर्नल केक, सोयाबीन, ये हर चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। आप तमाम जितने आप राइस पॉलिश बाहर भेज रहे हैं, आप चोकर जो गंदम का छिलका वो बाहर भेज रहे हैं, आप भूसा बाहर भेज रहे हैं, आप दीगर जितने भी राइस ब्राउन मील आप बाहर भेज रहे हैं, आप अल्फा है बाहर भेज रहे हैं, आप साइलेज बाहर भेज रहे हैं। हमारा किसान क्या खिलाएगा जी? जब आप इंपोर्टेड अजनास पे इन्हिसार करते हैं तो यकीनी तौर पर आउटपुट पर उसके असरात होते हैं, और जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बनती है उसके असरात के तहत तो वो यकीनी तौर पे हाई कास्ट आती है। और दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन और 250 रुपये लीटर, और आप कहें मैं 200 रुपये लीटर दूँ तो मैं क्यों दूँ और कैसे दूँ? ये बात है जी। तो आप ये पैदावार जो कमी हो रही है, आपका कहने का मकसद ये है जो चीज़ें आप इंपोर्ट करवाते हो, जो हमारी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, आपका कहने का मकसद ये है कि यहाँ पैदावार की कमी है, जो पैदावार हो रही है वो एक्सपोर्ट हो जाती है और फिर आप वो इंपोर्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से दूध की कीमतें आप बढ़ाना चाह रहे हैं। ज़्यादातर अजनास हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। वैसे भी दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है जी। ताकत की बुनियाद पर अगर आप किसी को रोकोगे तो वो यकीनी तौर पर वो गलत होगा, और कीमतें मसनूई रख के आप अडल्ट्रेशन को फ़रोग देते हो। डीजी फूड अथॉरिटी भी पिछले दिनों इन चीज़ों पे परेशान थे, सिंध के जो हमारे हैं, क्योंकि अनजस्टिफाइड कीमतें थीं और ताकत की बुनियाद पे मुसल्लत की गई थी, तो पैमाने भी कम हो गए थे और मिलावट आम हो गई थी। तो अब दूध की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, मैं आपको बता दूं, और दूध की कीमतें 30 रुपये लीटर तक कम से कम बढ़ जाएंगी। जी नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये, अब आप इसमें जो भी समझें कि हमारे जो शाकिर साहब हैं उन्होंने आपको एक न्यूज़ दी है कि वो दूध की कीमतें जो है उन्होंने 30 से 50 रुपये, मतलब 200 रुपये जो लीटर बिक रहा है, हमारा जो सेल हो रहा है दूध, वो अब 230 रुपये या 250 रुपये। अब इसमें हुकूमत क्या करती है वो एक अलग मामला है। मज़ीद इस पर शाकिर साहब से मज़ीद बात कर रहे हैं। तो शाकिर साहब ये किस तरीके से ये मैनेज करेंगे? मुझे नहीं लग रहा कि आवाम इसको एक्सेप्ट कर पाएगी। ये बहुत बड़ा झटका है। आवाम को गवर्नमेंट सब्सिडी देना जी। देखें, गवर्नमेंट ने इस हुकूमत को वोट दिए हैं ना, वो तो एक अलग बात है कि वोट डाले कहीं है, निकले कहीं है। सब्सिडी किस तरीके तो मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे, और गवर्नमेंट को सस्ता दूध पिलाने का शौक है तो वो अपने मवेशियों को जेनेटिकली इम्प्रूव करे, ना कि कीमतें बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े। देखें, पिछले 75 सालों में चारों सूबों के महकमा लाइव स्टॉक, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, प्लानिंग कमीशन या दीगर जितने मुतल्लिका इदारे थे उन्होंने अपना काम ना किया। ठंडे कमरों में बैठे हुए बाबुओं ने सिर्फ पैसा कशीद किया है। अगर वो अपने मवेशियों को जेनेटिकली इम्प्रूव करते तो आप आज देखें DGRB&FC ने ब्राज़ील से इसी ओरिजिन के 117 मवेशी वापस मंगाए हैं। पिछले दिनों जहाज़ आया,
तो मैं समझता हूँ कि वो इम्प्रूव्ड, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड मवेशी हैं, उनकी दूध देने की सलाहियत को इन्हांस किया गया है, वो ज़्यादा दूध के हामिल मवेशी हैं। तो मैं समझता हूँ 3-4 साल के बाद तरक्की आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही होगी, आपकी फीकस पैदावार बढ़ जाएगी, तो आपको कीमतें नहीं बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम अपनी ब्रीड को बेहतर करने पे पहले काम कर लेते तो आपके यहाँ दूध और गोश्त दोनों सस्ता होता। जैसे कि पोल्ट्री की कीमतें आज तक मुस्तहकम हैं। नहीं सर, पोल्ट्री की कीमत देखिए वो भी एक, देखिए मैं एक बात बताऊं, एक मिनिस्टर आए थे मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के, तारिक बशीर चीमा साहब, उनके गलत फैसले ने पूरी इंडस्ट्री को 20 साल पीछे धकेल दिया है। उन्होंने सोयाबीन और कैनोला के जो 14 जहाज बहरा अरब में रोक दिए थे, यकीनी तौर पे ये इसका इम्पैक्ट है। और उन जहाज़ों को रोकने के बाद 2 महीने वो खड़े भी रहे, कुछ दीगर ममालिक में चले गए, दुनिया में आपकी शक्ल को ख़राब करके उन जहाज़ों को फिर इजाज़त दी गई आने की। तो यकीनी तौर पर ख़राबी इदारों के अंदर मौजूद है, और जब इस किस्म के मिनिस्टर्स आएंगे और ऐसे फैसले करेंगे तो सेक्टर को नुकसान हो गई होगा। तो सर अगर इसमें मज़ीद आपके इस कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर ली जाए तो क्या दूध की कीमत मुस्तहकम रहेगी? अगर कि हैवी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर ले या कोई दूसरी सतह पे बाहर से कुछ लोग आके यहाँ पे आपके बिज़नेस में इस काम में इन्वेस्टमेंट करें, तो क्या मुमकिन है कि बेहतर हो? मैं आपको एक बात बताऊँ, पहले मरहले में पंजाब में इन्वेस्टमेंट हुई है, कारपोरेट डेयरी फार्म्स का क़याम हुआ है, जो कि 50 से 60 लीटर के हामिल मवेशी लाए गए हैं। पर जिन कंपनीज़ ने लालच दे के उन्हें इन्वेस्टमेंट कराई, उन्होंने दूध ना ख़रीदा, तो वो अपने फार्म बेचने पर मजबूर हो गए। बहुत ज़रूरी ये है कि मुनज़्ज़म जामे पॉलिसी के तहत इन्वेस्टमेंट लाई जाए। देखिए मैं आपको बताऊं, स्टेट बैंक से हमारी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। जितने भी मालियाती इदारे हैं किसानों को कर्जाजात देने पे राज़ी नहीं है। हम चाहते हैं सीज़न के स्टॉक करें, हमें कर्जा नहीं मिलता। बात वहीं आके रुकती, कोलेट्रल हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे अपने फार्म तो है ही नहीं, ना ये लीज़ जगह हमें दी गई हैं, आज तक हमारी जगहों को लीज़ नहीं किया गया। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट बड़े सतह पर आए तो कुछ बेहतरी हो सकती है, ताकि सीज़न पे स्टॉक को। इसका एक और भी हल है, मैं आपको बताऊं, हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के तहत तमाम चीज़ों को लेके चले, जहां आपकी सेल्स एक जगह हो, जहां आपकी परचेज़ एक जगह हो, बीच में मिडल मैन का किरदार घटा के कम कर दिया जाए, एंड यूज़र तक किसान को पहुंचा दिया जाए, वैल्यू एडिशन के ज़रिए कीमतों में कमी की जाए। किसान को इन कंपनीज़ के पैरेलल लाने के लिए, उस दौड़ में शामिल करने के लिए उन्हें एजुकेट किया जाए, और उन्हें एजुकेट करने के लिए हमारे अकेडमिया का किरदार है कि चंडोजाम यूनिवर्सिटी हो गई, सांगड़ यूनिवर्सिटी हो गई, युवास लाहौर हो गई, गोमल यूनिवर्सिटी, लसबेला यूनिवर्सिटी, ये अपना मतलब फार्मर्स को काउंसलिंग ज़रूरी है, उनकी तरबियत होना बहुत लाजमी है। सर आपसे मुसलसल बात होती रहेगी, ब्रेक का टाइम हो गया है, तो जी नाजरीन चलते हैं ब्रेक की जानिब, और कुछ ही देर में ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये इस वक्त कितने खूबसूरत बछड़े मौजूद हैं। इनको बहुत अच्छे अंदाज में नहला के साफ़ सुथरा करके इनको यहाँ पे तैयार किया जाता है कुर्बानी के लिए। अब ये कुर्बानी के लिए ज़ाहिर है कुछ अरसे में ये तैयार होते हैं, और जिस अंदाज़ में ये तैयार होते हैं वो जो हमने आपको जो इससे पहले सारी चीज़ें दिखाई हैं, कोई हैवी वेट जो है यहाँ पे वहाँ पे फार्म पे लेके जाया जाता है, और ये पूरी एक प्रोसेस होता है कि इन बछड़ों को यहाँ पे तैयार करके कुर्बानी के लिए तैयार किया जाता है। ये तमाम चीज़ें जो है जिस तरीके से हमने आपको पीछे सेगमेंट में दिखाए, कि इसी तरीके से इस मामले को हम आगे आपको मज़ीद चीज़ें दिखा रहे हैं, ताकि आपको हर चीज़ के हवाले से इस प्रोग्राम में हर चीज़ आपके साथ शेयर करें। जी नाजरीन, ब्रेक से बाद वापस आ चुके हैं और अपनी गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। जी सर, आपसे जिस तरीके से ब्रेक से पहले बात हो रही थी, सवालात हमारे थे कि भाई दूध की कीमत के हवाले से। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अब थोड़ी सी मैं आऊँगा आपके हवाले से, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि हमारे जहनों में है, जो आपके यहाँ से दूध की सप्लाई जाती है, वो तो हमने देख लिया कि बहुत अच्छे अंदाज में जो है दूध की सफाई का इंतज़ाम किया हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएं, जो मार्केट में ली मार्केट के अलावा जो बाकी खुला दूध सेल होता है, वहाँ की जो सफाई की हालत है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? असल में जी देखें, पहले कभी इन चीज़ों पे सोचा नहीं गया था। फूड अथॉरिटी का क़याम आज से 7 से 8 साल पहले क़याम अमल में लाया गया, और यकीनी तौर पे
इन 7-8 सालों में पहली मर्तबा डीजी फूड अथॉरिटी ने एंट्री की है कैटल कॉलोनी में, और वो भी आपस में बहुत अच्छे अंदाज में बैठ के एक दूसरे को मुतमईन करके उन्हें साथ लेके हम खुद उतरे हैं, और यकीनी तौर पे जो ज़ाब्ता अखलाक दिया गया हम उसे फॉलो कर रहे हैं, और आपने देखा उसी ज़ाब्ता अखलाक को फॉलो करते हुए इंतहाई हाइजेनिक दूध शहर को तरसील किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही और आगे के भी जो मसाइल हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, उन्हें बतदरीज ठीक करने की कोशिश की जा रही है। डीजी साहब की क्वालिटी ये है, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने मिल्क रिटेलर एसोसिएशन को भी साथ ले लिया है, उन्होंने दूध के होलसेलर एसोसिएशन को भी ले लिया। वो दूध को बल्क में ले जाने के लिए छोटे डब्बों को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, वो बेजोड़ टंकी की बात कर रहे हैं। तो हम समझते हैं चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। और हाँ, जो देखिए सर, ये बहुत बड़ा मसला है वहाँ पे जिस तरीके से दूध बिक रहा है, तो मैं आपको एक मसला है। जहाँ दूध सस्ता फरोख्त होगा वो मशकूक होगा, वो मशकूक। फूड अथॉरिटी को चाहिए कि उस पर कार्रवाई करे। हम जो भी अब नेक्स्ट टाइम, बल्कि इस प्रोग्राम में भी फूड अथॉरिटी के नंबर हम दे देंगे नीचे, लोग उस पर कॉल करें और वहाँ कार्रवाई होगी जहाँ भी सस्ता दूध। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो वहाँ पे मंडियों में जो दूध बिक रहा है, खुला दूध, उसमें मसाइल हैं? देखें जी, जो सस्ता दूध फरोख्त होगा उसमें मसला होगा, वो अडल्ट्रेशन उसमें लाजमी होगी, तो उस पर कार्रवाई बनती है। आप दूध मंडी की जो बात करते हैं, दूध मंडी चूँकि वो जगह है जिसका ताल्लुक शहर में फरोख्त होने वाली कीमतों से नहीं है। दूध मंडी डिमांड एंड सप्लाई का तायुन करती है। जो दूध बढ़ जाता है वो मंडियों के फरोख्त हो जाता है, जो घट जाता है वो लोग वहाँ से जाके ख़रीद करके ले आते हैं। जैसे किसी दुकान पे कम पड़ गया, वहाँ से ख़रीद के लाया, किसी दुकान पे बढ़ गया तो उसने वहाँ जाके फ़रोख्त किया, किसी का बंदी नहीं हुआ उसने वहाँ जाके फ़रोख्त किया। ये मामला इस पे मैं थोड़ी सी आपकी बात इस पे मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ कि यहाँ से जो फार्मर्स, जो डेयरी फार्मर यहाँ से जाके अपने कारखानों में स्टॉक करता है, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? स्टॉक माल सिर्फ रेट की वजह से कि 2 दिन बाद रेट बेहतर हो जाएगा तो हम स्टॉक करेंगे, या जिस तरीके से आप रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि रेट हम कुछ दिनों में रेट बढ़ाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है? वो रेट बढ़ने से बढ़े जिस तरीके से पेट्रोल स्टॉक किया जाता है, दूध को भी स्टॉक किया जाए। मैं आपको एक बात बता दूँ, देखें दूध की उम्र है सिर्फ 4 घंटे, दूध स्टॉक नहीं हो सकता। अगर आप बर्फ खाने में उसे स्टॉक करेंगे, जी बर्फ खाने की स्टॉक उस पर कास्ट आएगी तो वो वैसे ही महंगा हो जाएगा, तो इससे स्टॉक करने नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि जैसे कहीं कोई फार्मर या कोई दूध का होलसेलर कहीं स्टॉक करता हो, वो किसी इदारे को दूध फरोख्त करता हो, जैसे कि डब्बाबंद कंपनीज भी यहाँ से अक्सर ख़रीद लेती हैं जब दूध का मंदा होता है। तो जो आप स्टॉक की बात कर रहा था मैं आपसे, कि मतलब इसका मकसद है कि ज़्यादा दूध वहाँ स्टॉक नहीं हो ही नहीं सकता ना जी। दूध तो ये मंडी वाले दूध स्टॉक वो भी नहीं कर सकते जी। वो देखे, दूध तो रोज़ाना दुहाई होती दूध की, शहर को तरसील होता और फरोख्त। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास टोटल 7 लाख मवेशी हैं जिनका 45 लाख लीटर दूध की प्रोडक्शन है, और कराची की पॉपुलेशन देख लें, जितना दूध निकलता है उतना सप्लाई हो जाता है। तकरीबन 10 लाख लीटर का गैप है, वो डब्बाबंद कंपनीज और थोड़ी बहुत अडल्ट्रेशन। अच्छा, कितना % जो है आप ये कहेंगे कि डब्बा पैक दूध चल रहा होता है, टेट्रा पैक, और कितना % खुला दूध चल रहा होता है? आप एवरेज मुझे पहले 5% की मार्केट थी, 95% ताज़ा खुला दूध। अब वो मार्केट बढ़ के 7% पे हो गई, क्योंकि आप ये देखते हैं कि नेशनल मीडिया पे ताज़े दूध के ख़िलाफ़ मुसलसल कंपेन की जा रही है, और मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब बात है कि नेशनल मीडिया चंद एंकर्स के कांधों पे रख के पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और डेयरी एसोसिएशन इस किस्म की हरकत कर रही है कि ताज़ा दूध को बुरा और डब्बे को अच्छा कहे। ये गैर मुनासिब बात है। वो बंद है अच्छा है तो उसे अच्छा कहें, वो खुला है वो अच्छा है तो अच्छा कहें। खुला अगर ख़राब है तो उसे ख़राब कहें, जो बंद ख़राब है तो उसे ख़राब कहें। तो ये सही, हम सब में इतनी अखलाक की ज़रूरत होनी चाहिए कि हम सही को सही कहें, गलत को गलत। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये होना भी चाहिए इस तरीके से, सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इस वक्त ये आपके इलाके में जो बाड़े हैं, वो कितने डेयरी फार्मर यहाँ पे मौजूद हैं? मतलब कितने डेयरी फार्मर्स? देखें जी, लगभग 6000 के नज़दीक कैटल कॉलोनी में डेयरी फार्म मौजूद है। कैटल कॉलोनी में? जी हाँ। कैटल कॉलोनी और कराची के अतराफ में छोटे बड़े डेयरी फार्म्स हैं। इसमें कैलकुलेशन कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, 6 से 7 हज़ार हो सकते हैं, और 7 लाख ही तकरीबन मवेशी हैं। तकरीबन 7 लाख मवेशी यहाँ पे जो है सही। कराची तो किस तरीके से इसकी सप्लाई तो हमने
हमने देख ली, तो किस तरीके से इनका गोबर और बाकी चीज़ों को मतलब उसका तयन किया जाता है, किस तरीके से उनको मैनेज किया जाता है? असल में जी देखिए, गोबर पे आपका एक अलग प्रोग्राम बनता है। उसमें हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ और सिंध गवर्नमेंट के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रेड लाइन BRT बायोगैस प्रोजेक्ट, जिससे हम शहरियों को सस्ते सफ़र का एक तोहफ़ा देने जा रहे हैं। और यकीनी तौर पे शहरियों के लिए एक वो बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, डेयरी फार्मर्स की जानिब से। इससे बहुत बड़े फ़ायदे हासिल होने जा रहे हैं। पानी का ज़िया रुक रहा है, जल्दी बीमारियों से कम्युनिटी की बचत हो रही है, समंदर बुर्द होने वाले गोबर से समुंदर आलूदा होने से बच रहा है, हम सांस की बीमारियों से बच रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर्स बनने जा रहे हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने जा रहा है। यहाँ ये समझ लें कि हर चीज़ की कराची ट्रांस कंपनी नई तामीर करने जा रही है। सिंध गवर्नमेंट की खुसूसी तवज्जो इस पे आने जा रही है। तो यकीनी तौर पे एक बेहतर प्रोजेक्ट हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कराची के शहरियों के लिए और अपने डेयरी फार्मर्स के लिए। ये एक तरक्की की दस्तक होगी पाकिस्तान के भर के डेयरी फार्मर्स के लिए, क्योंकि जो गोबर हमसे पर यूनिट परचेज़ करेंगे, वैसे हमने गैर मशरूत इनसे माहिदा किया है बिला कीमत, पर ये हमें पर यूनिट उसकी कीमत देने की बात की गई है। उससे जो फर्टिलाइज़र निकलेगा, आप यकीन जानें, उससे वतन अजीज़ की ज़मीनें लहलहाएंगी। DAP और यूरिया की जगह लेगा वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र से पाकिस्तान की ज़मीनें सोना उगलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, तो आपने ये जो अभी प्रोजेक्ट के बारे में बताया, ये तो हमारे लिए बेहतरीन है, क्योंकि एक रेड लाइन बन रही है, उस पे इनकलाबी प्रोजेक्ट है। इनकलाबी प्रोजेक्ट है बिल्कुल। मतलब अब वो गोबर से जो है वो गैस बनेगी और उस पर तो सफ़र तो वाकई बहुत सस्ता हो जाएगा इस तरीके से। यकीनी तौर पे जी सफ़र सस्ता होगा और हमें बड़ी खुशी होगी कि यहाँ पे गैस के टर्मिनल्स बनने जा रहे हैं, बायोगैस प्लांट लगने जा रहा है। एक इंटरनेशनल कंपनी जो है वो ये प्लांट लगाने जा रही है। अच्छा सर, वो मुझे आप थोड़ा सा ये इस वक्त बकरा ईद करीब है, तो मुझे ये मंडी के बारे में बताएं कि लास्ट ईयर जब ये मंडी लगी थी सोराब लास्ट ईयर बाईपास पे, तो नादरन बाईपास पे, तो वहाँ पे बड़ी अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब थी। तो किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? असल में जी देखिए, अमन व अमान की सूरत हाल में तो हमें अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पर पूरा भरोसा है। इस किस्म के वाक़यात नहीं होंगे और कोशिशें भी कर रही हैं। और ये जो वाक़यात हो रहे हैं ना स्ट्रीट क्राइम्स के, यकीनी तौर पे ये मशरूत है आपके मुल्क की माशी हालात से। आपके माशी हालात ठीक नहीं होंगे तो क्राइम भी नहीं रुकेगा। सही, ये चीज़ें होंगी और बढ़ेंगी। तो सर कितने एकड़ पे वो मंडी लगने जा रही है? देखिए जी, कम से कम भी वो 300-400 एकड़ पे होगी मंडी, और बड़ी मंडी है। आप सबको पता है, स्टेशन हेडक्वार्टर मलीर और कंटोनमेंट बोर्ड मलीर उसे सजाता है और बड़े सर वहाँ के जो भैंसों गाय के जो रेट्स हैं, वो जो वहाँ पे जिस पे मसले मसाइल होते हैं, उनको आप थोड़ा सा इस बार तवज्जो देने की कोशिश करें ताकि कुछ रेट वहाँ के कम हो। मैं इसके अंदर एक बात बता दूँ, इसके अंदर सब ठेकों के जो रेट वहाँ पे दिए जाते हैं। मैं आपको एक इसमें अहम चीज़ ये है कि जब शहर में मवेशी दाखिल होता है ना, तो हम शहर में दाखिले पे जाम शोरों की हदूद लगती है। लकी सीमेंट के सामने हमसे गुंडा टैक्स वसूल किया जाता है। 650 रुपये मवेशी हमसे लेके बग़ैर वैक्सीन और स्प्रे मवेशियों को दाखिले की इजाज़त दी जाती है। तो ये सरासर ज़्यादती है। मुल्क वतन अजीज़ में या कराची में जो अब कांगो के जो भी लोग शिकार हो रहे हैं, उसकी ज़िम्मेदारी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के वेटनरी डिपार्टमेंट और गडाफ टाउन पर आयद होती है। तो सर आप अपना किरदार वहाँ अदा करेंगे इस साल? देखें जी, मैं तो अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इंतज़ामिया के तौर पे हम वहाँ खड़े हों, हम वहाँ के किसानों का डेटा कलेक्ट करें, मुल्क से आने वाले जो किसान हैं, और उन किसानों के ज़रिए अपने मवेशियों को जेनेटिकली हम इम्प्रूव करें, जो कि पाकिस्तान आर्मी करने जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा मसला वैक्सीनेशन का और बाकी मामला देखिए जी, वैक्सीनेशन का जो मामला है वो तो शहर के दाखिली दरवाजे पे ये गडाफ टाउन या कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के वेटनरी डिपार्टमेंट की है, जो वो अदा नहीं करते। वो गुंडा टैक्स लेते हैं, मारपीट करते हैं, ज़्यादतियाँ करते हैं किसानों के साथ। कोई मैसेज अच्छा सा अपने फार्मर्स के लिए भी दे दें और हमारे आवाम के लिए भी। देखिए जी, मैं अपने आवाम के लिए तो ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अवाम ये समझें कि जी किसान किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता। किसान खालिस होता है, खालिस चीज़ फराहम करता है। किसान को उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कीमतें मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने सेहतमंद रहना है तो अपने किसान को कीमतें फराहम करनी होंगी। आप अच्छा पिएँ, खालिस पिएँ, कीमत मुनासिब दे, पूरी कीमत दें। आप सस्ता लेंगे, कम कीमत लेंगे, आप बीमार होंगे, आप अस्पतालों में कीमतें अदा करेंगे। मैं अपनी गवर्नमेंट को मैसेज दूंगा कि जी किसान को कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कीमतें दे,
ताकि किसान सरवाइव कर सके। कहीं ऐसा ना हो ज़मीन का सीना चीर के सोना पैदा करने वाले किसान जो इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी के ज़ामिन हैं वो बदहाल हो जाएं और मुल्क में फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा हो। एक एक धार करके दूध पिलाते हैं, दिन रात हम जागते हैं, बारिश, गर्मी, सर्दी, बरसात, हम दूध निकाल के आप लोगों तक तरसील करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे डेयरी फार्मर को आप कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कीमतें दें, उनका इस्तेहसाल ना करें। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक आप कीमतें देंगे तो पैदावार बढ़ेगी, किसान जेनेटिक्स पे काम करेगा, अपने मवेशियों की जेनेटिकली उन्हें इम्प्रूव करने पे काम करेगा, तो आपको सस्ता दूध मैसर होगा, खालिस दूध मैसर होगा। तो मैं आपसे इस चीज़ का वादा करता हूँ कि मैं खालिस बेहतरीन हाइजेनिक दूध की तरसील में अपना हिस्सा ज़रूर डालूँगा। कोशिश हम ये करेंगे दूध की कीमतों को बढ़ने ना दें, पर हमारी मजबूरी है कीमतें बढ़ाना। हम नहीं बढ़ाएंगे, कोई और बढ़ा देगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपने किसान को कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कीमतें दी जाएँ ताकि आपका किसान ज़िंदा रह सके। जी सर, बहुत ज़बरदस्त आज का आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा और आपने ब्रेकिंग भी दे दी जो कि हम नाजरीन के साथ वो ब्रेकिंग शेयर करेंगे। जी नाजरीन, ये आपने देखा आज का हमारा प्रोग्राम, जो कोशिश हमने पूरी की है कि आपको हर हवाले से ये चीज़ें बता सकें। तो दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ आपके पास हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।